हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं बात करने आ रहा हूं सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट के बारे में कि आपके जो सारे एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे या एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे या होम बेस्ड, या फिर आपके सारे पेपर्स एक ही दिन में होते हैं, कैलकुलेटर अलाउड होता है नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती। तो इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज उसी हिसाब से आप अपनी सारी प्रिपरेशन करोगे, उसी हिसाब से आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर होगे। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज ये चैनल आपकी पूरी सीएमए जर्नी को बहुत ईजी करने वाला था। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अब बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो मैं आपको बताऊं ऑफलाइन का मतलब क्या है कि ऑफलाइन का मतलब वही जैसे अभी तक 12th में क्या करते थे, स्कूल वाले हमारा कहीं सेंटर डालते थे, उस सेंटर पे जाके हम ऑफलाइन पेपर पूरा सॉल्व करके आते थे। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। आपके जो सारे एग्जाम्स होंगे ऑफलाइन बेस्ड होंगे, मतलब आपका कहीं सेंटर डलेगा, वहाँ पर जाके आप फिजिकली सारे पेपर्स लिख के आओगे। तो यहाँ पर सारे पेपर्स आपके कैसे होंगे, ऑफलाइन मीडियम में, ठीक है। उसमें भी सेंटर बेस्ड। अब सेंटर बेस्ड का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट आपका कहीं सेंटर डालेगी, उस सेंटर पर आप जाकर फिजिकली सारा पेपर ऑफलाइन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपका सारा पेपर ऑफलाइन होने वाला है, वो भी सेंटर बेस्ड। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की कि आपके जो सारे एग्जाम्स है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे या सब्जेक्टिव बेस्ड। तो एमसीक्यू बेस्ड का मतलब वही 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और सब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब वही कि आपको प्रॉपर पूरा लिख के आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 2 पेपर सब्जेक्टिव या 2 पेपर ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे टोटल पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे जिसमें ऑप्शंस वाले आएंगे, आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें एमसीक्यू बेस्ड ही होंगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके 4 पेपर्स हैं एंड हर पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पहले पेपर की बात करूँ, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट्स आ गए। दूसरे पेपर की बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, तो 2 सब्जेक्ट आ गए। तीसरे पेपर की बात करूँ तो लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट आ गए। फोर्थ पेपर की बात करूँ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, तो यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट्स आपके आ गए। तो यहाँ पर आपके 4 पेपर्स हैं एंड पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पेपर के अंदर आपको 50 एमसीक्यूज आते हैं एंड एक एमसीक्यू आपके 2 मार्क्स का होता है। तो एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और टोटल की बात करूँ तो 400 मार्क्स के आपके चारों पेपर्स होते हैं, ठीक है। उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि एग्रीगेट सबको मिला के टोटल आपको 200 और 200 अबव मार्क्स चाहिए होते हैं। और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की एक पेपर की बात करो तो उसमें 40 एंड 40 अबव मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि आपके एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होंगे या सब्जेक्टिव बेस्ड, और उसमें भी एमसीक्यू होंगे तो कितने क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि भैया कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है क्या। तो डेफिनेटली यार आपको भी पता है 2 पेपर्स आपके न्यूमेरिकल हैं जिसमें स्टैट्स एंड मैथ्स, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आप भी समझते हैं कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, अगर फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, अदरवाइज हम कर सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगी। तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट उस कैलकुलेटर में भी सिंपल जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं ना वो अलाउड होते हैं, जैसा यहाँ पे आ रहा है। अब देखो 2 तरह के कैलकुलेटर और आते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर और जीएसटी कैलकुलेटर, जिसमें जीएसटी के 2 बटन्स होते हैं। तो ऐसे कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं। आपको कैसे कैलकुलेटर अलाउड है, जो नॉर्मल कैलकुलेटर जो यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, वो ये देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर जीएसटी वाला कैलकुलेटर, बट वो पेपर में तो अलाउड होता नहीं है। तो पेपर में उनको दूसरा कैलकुलेटर ले जाना होता है, तो उसमें उनका हाथ सेट होता नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप वही कैलकुलेटर इस्तेमाल करें जो पेपर में भी अलाउड हो, जो कि है नॉर्मल कैलकुलेटर। बिकॉज देखो ये चीज़ आप रिलेट करोगे कि जिस कैलकुलेटर में हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा हाथ सेट हो जाता है, उससे हम फटाफट सॉल्यूशन करके आंसर ले आते हैं। बट एक न्यू कैलकुलेटर हमें पकड़ाया जाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हाथ सेट करने में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्रिपरेशन भी आपको नॉर्मल कैलकुलेटर से ही करनी है, जिससे पेपर में भी नॉर्मल कैलकुलेटर ही अलाउड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्यूशंस करने में और सारी कैलकुलेशंस करने में। तो इस चीज़ का भी आपको सख्त ध्यान रखना है।
अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या भैया हमारे सारे पेपर्स एक ही दिन में होते हैं? तो डेफिनेटली आपके सारे पेपर्स एक ही दिन में होते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, आपके एक दिन में 2 शिफ्ट रखी जाती हैं, 10 to 12 एक शिफ्ट, 2 to 4 एक शिफ्ट। तो 10 to 12 जो पहली शिफ्ट है उसमें आपके 2 पेपर्स ले लिए जाते हैं, जो दूसरी शिफ्ट है 2 to 4 उसमें आपके नेक्स्ट 2 पेपर्स और ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके चारों पेपर्स एक ही दिन में हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में क्रिएट होता है, वो ये कि भैया ऐसा होगा क्या 10 to 11 में हमें एक पेपर दिया जाएगा, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, उसे सबमिट करेंगे, फिर 11 to 12 में हमें दूसरा पेपर दिया जाएगा, सेम उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसे सबमिट करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर आपको 10 बजे ही दोनों पेपर दे दिए जाते हैं और 12 बजे आपसे दोनों पेपर लिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे के लिए एक पेपर, दूसरे घंटे के लिए दूसरा पेपर। वहाँ पर आपको दोनों पेपर ही मिल जाते हैं और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको सारी चीज़ें करनी है। अब वहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक पेपर को 15 मिनट्स में सॉल्व कर लो, दूसरे पेपर को 1 hour 45 मिनट्स ले जाओ, या एक पेपर में 1 घंटा ले जाओ, दूसरे पेपर में 1 घंटा ले जाओ। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए एक पेपर, दूसरे घंटे के लिए दूसरा पेपर। नो, आपको यहाँ 2 आवर्स मिलेंगे दोनों पेपर्स के लिए। वहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे पहले करते हैं, किसे बाद में करते हैं, और किस पेपर में कितना टाइम लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। ऐसी सेम आपके साथ सेकंड शिफ्ट में भी होगा 2 to 4 में, जहाँ पर आपके नेक्स्ट 2 पेपर्स का एग्जाम होगा। वहाँ पर भी आपको 2 बजे दोनों पेपर दे दिए जाएंगे, 4 बजे आपसे दोनों पेपर ले लिए जाएंगे। वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं कि 1 घंटे के लिए एक पेपर, दूसरे घंटे के लिए दूसरा पेपर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से आपके एक दिन में चारों पेपर्स होंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि भैया क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर के अंदर? अब देखो, नेगेटिव मार्किंग में भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपके 4 अगर क्वेश्चन गलत, तो एक करेक्ट वाला ऑप्शन भी आपका गलत कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फुल टू पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 4 क्वेश्चन गलत तो एक करेक्ट ऑप्शन भी गलत, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या भैया जो हमारे पेपर्स आएंगे दिसंबर अटेम्प्ट के, वो टफ आएंगे या ईजी आएंगे? बिकॉज हर टर्म में, हर अटेम्प्ट में बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि भैया जो नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट आएगा, क्या उसमें पेपर इजी आएगा, टफ आएगा? तो मैं इसको आपको सिंपल सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, फाउंडेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा इजी पेपर आता है, बट वो इजी किसे लगेगा? वो उसे लगेगा जिसने फाउंडेशन में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करी होगी, मतलब चीज़ों को रटा नहीं होगा, चीज़ों को समझा होगा। दूसरा, उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस करे होंगे, साथ में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी किया होगा। तो पेपर बहुत इजी आता है फाउंडेशन का। एट द एंड आप रियलाइज करोगे यार फाउंडेशन का पेपर तो बहुत इजी आता है, बट मैंने बोला ना, इजी जब ही लगेगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लस आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी, और दूसरा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी होगी। तो ये 2 चीज़ें, इसको आपने प्रॉपरली दिमाग में रखना है। तो डेफिनेटली आपको पेपर बहुत इजी लगने वाला है और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो बताए मैंने वो समझ आए होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।